वी आर बैक अगेन। क्लास 12th में ईशिप चैप्टर 1 का पार्ट 3 है। हाँ, चैप्टर का नाम है एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ और इसके अंदर हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग पे वर्क कर रहे हैं, जो कि मेरे प्रीवियस चैप्टर में फुल डिटेल में वर्कआउट करा हुआ है। जो पार्ट लेफ्ट आउट हो गया था वो था सॉट एनालिसिस। सॉट एनालिसिस दैट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ और वीकनेस जो होता है वो इंटरनल एनालिसिस होता है, जबकि अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स एक्सटर्नल एनालिसिस है। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो किसी भी प्रोडक्ट की यूनिकनेस जिसकी वजह से उसको मार्केट में पसंद किया जा रहा है दूसरे प्रोडक्ट के एवज में, उसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। वहीं पर वीकनेस यानी कोई ऐसी कमी जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट या आपकी कंपनी को नुकसान होने के चांसेस है या प्रॉब्लम आ सकती है, उसको कहते हैं वीकनेस। ये इंटरनल मीन्स कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर की वर्किंग है। वहीं हम नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो है एक्सटर्नल एनालिसिस, जिसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स आते हैं। अब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करी जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ वो चीज़ है जो एंटरप्राइज देखे कि हाँ ये आगे ये एरिया में मैं जा सकता हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जब मैगी ने मैगी नूडल्स लॉन्च करी तो उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मार्केट से मिला, पर उसको जब पता चला कि साथ में दूसरी कंपनी के टमाटो केचप बहुत अच्छे से बिक रहा है तो उसको आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब पता चला कि जो बच्चे हैं वो मैगी के साथ टमाटो केचप खाना पसंद करते हैं। तो वहीं पर नेस्ले को एक नया आइडिया आया, उसको अपॉर्चुनिटी दिखी कि अगर मैं मैगी नूडल्स के साथ मैगी टमाटो केचप भी लॉन्च कर दूं तो मेरे लिए मार्केट बन जाएगा। और वही उसने किया, उसने उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश किया और मैगी टमाटो केचप लॉन्च कर दिया। इसीलिए आज आप देखेंगे कि मैगी के नाम से नूडल्स भी मिलता है और टमाटो केचप भी। दूसरी चीज़ जो हम इस पर वर्क कर रहे हैं वो है थ्रेट्स। थ्रेट्स क्या होता है? वो चीज़ जो कंपनी की इमेज को या प्रोडक्ट की इमेज को बुरी तरह से ख़राब कर सकती है। देखिए, मैगी की हम बात कर रहे हैं तो मैगी की हम उसी एग्जाम्पल पे आगे बढ़ते हैं। मैगी ने एक प्रॉब्लम फेस करी 2-3 साल पहले। आपको पता होगा कि मैगी को टोटली मार्केट से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि ये माना गया था कि उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इंग्रेडिएंट्स हैं उस प्रोडक्ट के अंदर जो हेल्थ के लिए नुकसानदायक हैं। पर आप सोचिए, केवल मैगी ही बाहर नहीं हुई, नेस्ले के बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स भी इन डेंजर हो गए। यानी उनको भी लोग प्रश्न चिन्ह के साथ देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं इस प्रोडक्ट के अंदर भी कोई नुकसानदायक चीज़ हो। तो ये एक थ्रेट्स है जिसके लिए कंपनी को तैयार रहना चाहिए। और फिर मैगी ने उसको ओवरकम भी करा है, तो इसीलिए आज मैगी मार्केट में फिर से है। नेक्स्ट अब हम जो वर्क करेंगे वो करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट पे। बिजनेस एनवायरनमेंट जिसके अंदर बिजनेस रन करता है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट वो चीज़ होती है जिस पे किसी भी कंपनी का थोड़ा बहुत कंट्रोल हो सकता है, वहीं पर मैक्रो एनवायरनमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं है। माइक्रो एनवायरनमेंट हम ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं इन डिटेल, पर फिर भी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम सप्लायर्स पे बात कर रहे हैं। सप्लायर्स वो कौन होते हैं? सप्लायर्स वो होते हैं जो हमें रॉ मटेरियल देते हैं, जो हमें मशीनरी देते हैं, जो हमें स्पेयर पार्ट्स देते हैं। तो वो कुछ भी जो भी वो हमें सप्लाई करते हैं जिससे हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है उसे हम सप्लायर्स कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कस्टमर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कस्टमर वो है जो हमारे गुड्स और सर्विसेज को खरीदता है और हम उसको अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं कि साहब हमारे प्रोडक्ट को आप खरीदो। फिर इंटरमीडिएटरीज मतलब होलसेलर, रिटेलर, यानी थोक का व्यापार करने वाले लोग या जो रिटेलर्स होते हैं, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होती है। वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जिसके बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को मार्केट में डाल नहीं पाती है, तो वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। और जैसा प्रोडक्ट होता है वैसे ही इंटरमीडिएटरीज डिसाइड होती है। देन कॉम्पिटिटर्स कौन है? वो हैं जो या तो उनका सेम प्रोडक्ट है
या वेरी क्लोज प्रोडक्ट है कि अगर आपका प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो वो उस प्रोडक्ट पर चले जाएंगे। तो कॉम्पिटिटर्स आर ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, जिनको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। देन जनरल पब्लिक कहने के लिए जनरल है पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक पब्लिक इमेज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत मैटर करती है। तो पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक व्यू, इन सब चीज़ का ध्यान बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आज की तारीख में पब्लिक रिलेशन नाम का एक पूरा सेल बनाया, एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया गया है, जिससे कि कोई भी कंपनी अपनी इमेज को प्रॉपर्ली मेंटेन कर पाए। अब माइक्रो एनवायरनमेंट वर्कआउट करने के बाद अब हम वर्क करते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो को पेस्टल मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। पेस्टल, PESTEL, P for political, E for economical, S for social, T for technological, E for ecological and L for legal। जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो बेसिकली डील करता है किससे? जो रूलिंग पार्टी है। क्यों? क्योंकि रूलिंग पार्टी ही वो है जो टैक्सेस, जो ट्रेड्स, सब पे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस वर्क करती है। अभी रीसेंट एग्जांपल लूँ तो GST। भाई मोदी सरकार ने जब GST लगाई, वो पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी ने ही GST लगाई ना। और आगे जो हमारे फॉरेन ट्रेड होंगे और किससे होंगे, नहीं होंगे, वो सब भी बात जो है वो हमारा टोटली पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पे है। नेक्स्ट जो है इकोनॉमिकल बेसिकली अगर हम बात करें तो वो है मनी रिलेटेड, जिससे डायरेक्टली मनी रिलेटेड रहती है, उस चीज़ को हम इकोनॉमिकल बोलते हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या की स्थिति की क्या कंडीशन है, कॉस्ट कितना पड़ रहा है किसी प्रोडक्शन का। देखिए, अगर इकोनॉमिकली कोई कंडीशन मार्केट में सपोज मनी का फ्लो नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा। लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं, तो आप फिर बना के क्या करोगे? सो इकोनॉमिकल फैक्टर्स ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट दे आर आउट ऑफ योर कंट्रोल, राइट? देन कम्स द सोशल मीन्स सोसाइटी। और सोसाइटी के जो वेरियस एलिमेंट हैं लाइक पॉपुलेशन है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइफस्टाइल है, देन एटीट्यूड क्या है लोगों का वर्क के लिए, फिर उनका लेवल, एजुकेशन लेवल क्या है, ये सब सोसाइटी में आता है। अगर सोसाइटी वेल एजुकेटेड है, फिर वहाँ पर सब एम्प्लॉयड हैं, प्रॉपर तरीके से उनका इनकम जनरेशन हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपका प्रोडक्ट आराम से एक्सेप्टेबल भी हो जाएगा। वहीं पर अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं हो या दे आर नॉट अवेयर, उन लोगों में अवेयरनेस नहीं हो किसी चीज़ की, या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, तो आप डिमांड भी फुलफ़िल नहीं कर पाओगे। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, पर आपका इस पर कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजिकल का मतलब होता है कि गवर्नमेंट कितना स्पेंड करने को तैयार है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल के लिए। भाई टेक्नोलॉजी मतलब बट ऑब्वियस है मशीनरी की बात कर रहे हैं, पर मशीनरी कितनी अपग्रेडेड है वो आपके लिए बहुत मैटर करता है। आज अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो कितनी इंडस्ट्रीज़ फोकस कर रही हैं अपने आप को अपडेट करने के लिए, और कितना गवर्नमेंट फोकस कर रही है इस चीज़ के लिए कि हर जगह टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो, ये बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेती हूँ कि अगर मैं सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक मैटर लूँ और एक इंडस्ट्री में एक मशीन का मैटर लूँ, तो आउटडेटेड होने में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जल्दी आउटडेटेड हो जाता है एज़ कंपेयर टू मशीन्स। देन इकोलॉजिकल का मतलब ये होता है कि कोई भी इंडस्ट्री कितना अपने सारे एलिमेंट्स, देखिए कोई प्रोडक्शन यूनिट है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वहाँ से कोई वेस्ट ना हो, कोई चिमनी ना हो। चलो ठीक है, चिमनी नहीं है, वाटर तो होगा, वाटर वेस्ट तो निकलता होगा, या कोई ना, या नॉइज़ होता होगा, कोई ना कोई चीज़ की वजह से वो एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करती होगी। सो यहाँ पर हम जो वर्क कर रहे हैं कि कोई भी इंडस्ट्री कितने मेजर्स ले रही है जिससे मिनिमम एनवायरनमेंट डैमेज हो, इस चीज़ के ऊपर फोकस करा गया है।
देन है लीगल। लीगल जो कवर करता है वो है टैक्स पार्ट, हेल्थ पार्ट, कंज्यूमर, लेबर। देखिए, अगर हम कंज्यूमर फोरम की बात करें तो वो लीगल एस्पेक्ट में आ जाता है, जहाँ पर कंज्यूमर को राइट्स मिले हैं कि अगर उसके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो वो टेक केयर किया जाए। अगर लेबर की बात करूँ, आपके यहाँ प्रोडक्शन यूनिट है, लेबर लॉ है जो रन करता है, और जो आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, आपको उसको पूरी तरह से मानना है। सो दिस आर द फैक्टर्स दैट आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग जो करते हैं आपके एंटरप्राइज को, बट इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइज। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम पहला स्टेप जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी का था वो था प्रॉब्लम एंड नीड्स। तो हम सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? तो प्रॉब्लम क्या है? अ प्रॉब्लम इज़ अ रोड ब्लॉक। रोड ब्लॉक जो रास्ता रोकता है इन अ सिचुएशन, एक कंडीशन के अंदर, जो रिजल्ट करता है कॉन्फ्लिक्ट्स में और जिसको चाहिए सॉल्यूशन। ठीक है, तो प्रॉब्लम जो है एक रोड ब्लॉक है जो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज करता है और उस कॉन्फ्लिक्ट को एक सॉल्यूशन चाहिए। हम एक आपके पर्सनल लाइफ से एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज आप एक टू व्हीलर लेके जा रहे हो और रास्ते में ट्रैफिक पुलिस खड़ी है और वो डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही है, और सपोज आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को कैरी नहीं कर रहे हो। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आप अगर ये बात उस ट्रैफिक पुलिस को बताओगे तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगी, राइट? और फिर उसको सोल्यूशन देना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हो, आप एक स्कैन कॉपी मंगा रहे हो और फिर वो अगर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो सोल्यूशन मिल जाता है। सेम इज़ विद द वर्किंग ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो। प्रोडक्ट के अंदर भी यही होता है, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव भी वर्कआउट करता है। सबसे पहले क्या करना है, हमें क्लियरली समझना है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आप एक पेन मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, और आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि आपका पेन बिक नहीं रहा है। तो आपको क्लियर पता चल रहा है प्रॉब्लम क्या है, सेल नहीं हो रही। तो आपने टारगेटेड ग्रुप को देखा कि वो क्या फेस कर रहे हैं। अब आपका पेन बेच रहे हो तो आपका टारगेटेड ग्रुप स्टूडेंट्स है, वो क्या फेस कर रहे हैं, वो आपको पता चला। जब आपने उसको पता लगाया कि वो लोग जब पेन लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो उनके हाथों में तकलीफ होती है, यानी उसकी जो ग्रिप है वो उनके लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं है। तो आपने क्या करा, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए आपने उस पेन में चेंजेस लाए, जिससे जो ग्रिप है वो इतनी कंफर्टेबल हो जाए कि अगर कोई भी लंबे समय तक उसको लिखे तो वो अनकम्फर्टेबल, मतलब पेनफुल ना हो। और जो चेंज आपने किया अगर वो एक्सेप्टेबल हो गया तो आपके मार्केट में आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले हमने अपनी प्रॉब्लम को क्लियर किया, फिर किस ग्रुप को ये प्रॉब्लम हो रहा है वो क्लियर किया, और जो सोल्यूशन दिया क्या वो सोल्यूशन वो मार्केट एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का। अब क्या यूज़ है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का? पहला, देखो उससे नए प्रोडक्ट्स आते हैं। अब पहला एक प्रोडक्ट चल रहा था, आपने ग्रिप और उसकी डिज़ाइनिंग चेंज कर दी, नया प्रोडक्ट आ गया। फिर अंडरस्टैंडिंग, अब क्योंकि आप आइडेंटिफिकेशन करने जा रहे हो, आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम है, लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप एक और बेटर पेन डिज़ाइन करके या और बेटर चीज़ें डिज़ाइन करके मार्केट में डाल सकते हो। उससे क्या होता है, मोर क्रिएटिविटी जनरेट हो रही है। और ये तो हम पेन पे ही बात कर रहे हैं, लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे चले जाते हैं। जैसे जो टू व्हीलर्स हैं जो पेट्रोल से चलती थी, आजकल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स भी आ गई। तो अब जो पेट्रोल वाला प्रोडक्शन यूनिट था और जो इलेक्ट्रिक वाला प्रोडक्शन यूनिट है, दो डिफरेंट यूनिट है। उससे क्या हुआ, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, और ये सब चीज़ होने से हमारा नेशनल इनकम बढ़ रहा है। तो ये हमारी यूजेस हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन।